नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम शर्मा है और पेश हूं मैं आपके सामने लेकर आज अपने जीएस का एक इम्पोर्टेंट सेशन। और आज के जीएस के सेशन में हमारा जो टॉपिक होंगे वो इंडियन पॉलिटी के होंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी वो भी इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पहले हम उसका पूरा का पूरा आधार समझ लेंगे और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे और यहाँ पर जो आपका लेवल होगा वो लेवल भाई एसएससी, रेलवे और किसी भी स्टेट एग्जाम के साथ साथ यहाँ पर जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो आपके पीसीएस या फिर यूपीएससी के प्री में भी बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सब एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और जीएस के लिए अगर आप डेडिकेटेड है तो डेफिनेटली आप बहुत सारे जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प तो मिलने वाली है। ठीक है, और ये बिल्कुल टोटली फ्री रखी गई है, इसका कोई किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। बस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल इस नाम का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आपको हर यूट्यूब क्लास की पीडीएफ आपको अपलोड करवा दी जाएगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी पेड बैच को लेने के लिए तो इस समय एप्लीकेशन पे एक पेड बैच चला हुआ है और वो है रीजनिंग का पेड बैच। ये जो रीजनिंग बैच आपका है इसके जो फी है वो हमने 1499 रखी है, क्योंकि ये केवल सिंगल बैच होगा और इस बैच में आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग पूरी कर सकते हैं। वेदर आप एसएससी की करें, रेलवे की करें या फिर बैंक की करें, तो हर एक टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रीजनिंग करवाई जाएगी और बिल्कुल भी ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें आपका टाइम वेस्ट करवाया जाए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से हमने 20-15 क्लास चला दी, नहीं। लिमिटेड क्लास, ओरिएंटेड पूरा कंटेंट, जिसमें आप एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रीजनिंग का जो पोर्शन है ना वो पूरी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो जो भी टॉपिक आपको सिलेबस में मिलते हैं उस टॉपिक वाइज आप यहां से अपनी पूरी वीडियो को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज ही आपको रीजनिंग का कंटेंट मिलेगा। कुछ टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट के होंगे और कुछ टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट के नहीं होंगे, लेकिन ये सिंगल बैच ही होगा जिसमें पूरी की पूरी रीजनिंग आपको करवाई जाएगी, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम में। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, अगर जरूरत है तो ले, ना है तो कोई बात नहीं। आप अपना जीएस का ये लेक्चर जरूर देख लें, ये यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो इंडियन पॉलिटी का रहेगा और इंडियन पॉलिटी को हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इंडियन पॉलिटी में हम जैसे पढ़ेंगे वो तरीका ऐसा होगा कि हम सबसे पहले उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, जिसमें मेरा जो रेफरेंस होगा या जो मैंने सोर्स इस्तेमाल किया है वो हमारा एम लक्ष्मीकांत की बुक है। ठीक है, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की बुक से वो सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा जिन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए मेरा जो सोर्स है वो एम लक्ष्मीकांत है, मैंने आपको बिल्कुल फ्रेंकली बताया है। ठीक है, अब क्या होगा, तो अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी में अगर हम टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट करेंगे तो किसी भी एग्जाम में पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाए और आपसे मतलब अगर आ जाए और आपसे ना हो तो फिर फायदा ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इंडियन पॉलिटी में हम जो आपको करवाएंगे वो टॉपिक वाइज करवाएंगे। ठीक है, आपके पास समय कम है, आपको लगता है कि भाई जून में ही एग्जाम है तब तक पूरी हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होने की, क्योंकि समय तो लगेगा। ठीक है, और समय इसलिए लगेगा क्योंकि इंडियन पॉलिटी बार बार नहीं बल्कि एक बार ही पूरी करवाई जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरीके से पैरेलली हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सारी क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको चीजें समझनी होंगी, कोई भी चीज बहुत जल्दी में नहीं होगी। अगर आप पेशेंस रखेंगे, आप धैर्य रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा कंटेंट जो प्रीमियम कंटेंट होता है वो सब कुछ फ्री में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही होगा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ये चीजें समझेंगे कि जब हम संविधान की तरफ आ रहे हैं तो क्या हम डायरेक्ट संविधान की तरफ आ गए? नहीं, तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स तो जरूर देखे होंगे। तो उसमें सबसे पहली भूमिका होती है हमारे जो इतिहास रहा है, जो इतिहास का बैकग्राउंड रहा है, वो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है जिसने संविधान सभा बनाने के लिए हमें प्रेरित किया और उसके बाद अपना संविधान खुद का बनाने के लिए प्रेरित किया। तो वो सारी चीजें हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में समझनी होंगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पूरा शासन गया था और एक जब क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था 1858 में। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ये शासन था तो उस केस में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां पर कंपनी पर ब्रिटिश कंट्रोल आना स्टार्ट होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर उसके बाद 1784 का पिट्स एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट,
फिर उसके बाद 1813 का आपको चार्टर एक्ट देखने को मिलता है, फिर 1833 का आपको चार्टर एक्ट देखने को मिलता है, फिर 1853 का चार्टर मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1857 में क्रांति हो जाती है, और 1857 की जो क्रांति थी उसने ब्रिटिश जो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य था उसको हिलाकर रख दिया था। तो ब्रिटिशर्स अपना जो वर्चस्व था उसको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सारा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से खींचकर अपने हाथों में ले आते हैं, और वहां से स्टार्ट होता है आपका 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। तो 1858 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, उसके बाद 1861 में भी एक्ट आता है, फिर 1892 में एक्ट आता है, फिर 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म आते हैं, 1919 में आपका चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं। 1935 में आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मेजरली पोर्शन हमने यहीं से उठाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। ये सारे हम चीजें समझने वाले हैं, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। एंड देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो आप खुद मुझे उसके आंसर बताएंगे। अगर आपके वो सारे क्वेश्चन सही होंगे तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस के साथ पढ़ना और क्वेश्चन से पहले बेसिक क्लियर कर लेना, दोनों में अंतर है। तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप मुझे बताना। अगर आप कहोगे क्वेश्चन के साथ साथ करवा दो, मैं क्वेश्चन के साथ साथ करवा दूंगा। आप कहोगे पहले बेसिक समझाओ फिर क्वेश्चन करवाओ, तो मैं वैसे ही चला रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप जैसा उचित समझेंगे वैसा। बस अब मैं पहले ही बता देता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए देख रहे हैं जो अभी 10-15 दिन में होने वाला है, तो तब तक तो आपका देखो पूरी पॉलिटी खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम का मतलब होता है कि हर चीज आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस पर। ठीक है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ने लगा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए क्वेश्चंस के जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़ चुके हैं। तो उसके लिए टॉपिक को बहुत डिटेल में समझना जरूरी हो जाता है। तो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक अपना उठाएंगे उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसी एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इसी एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स पहला बार ट्राई करने वाले हैं। वो भी क्या करने वाले हैं, पहली बार ट्राई करने वाले हैं वो कंट्रोल करना किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया है वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया है। ठीक है, वो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर वो कुछ चीजें करेंगे, जैसे कि जो बंगाल का गवर्नर होगा, जो बंगाल का गवर्नर होगा वो उसको क्या बना देंगे, वो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना देंगे। आप सोचोगे भाई नाम बदलने से क्या चीजें बदल जाएंगी, तो बिल्कुल बदलेंगी। भाई जो बंगाल का गवर्नर है उसकी पावर बंगाल तक सीमित थी, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा उसकी पावर मद्रास और कलकत्ता तक सीमित रखी जाएंगी। यानी कि उसके अधीन कलकत्ता और मद्रास ये भी ला दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, मुंबई और मद्रास उसके अंडर ला दिया जाएगा, तो गवर्नर जनरल की पावर बढ़ेगी। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ये होगा कि आपका जो कलकत्ता है उस कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या किया जाएगा, उसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका काम क्या होगा, जिसका काम कंपनी पे नियंत्रण रखने का होगा। कंपनी पे नियंत्रण रखा क्यों जा रहा है भाई, कंपनी पे नियंत्रण इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी करने लगेगी, कंपनी भ्रष्टाचार करने लगेगी, जिसकी वजह से अंग्रेजों को मुनाफे कम होने लगेंगे, अंग्रेजों को डर लगने लगेगा कि कहीं एक समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरा वर्चस्व ना लेकर आ जाए। तो इसलिए कंपनी किसी भी तरीके से कंपनी का अधिकार पूरा ना आए, उसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये भी इसलिए बनाए जाएंगे जिससे कंपनी पर नियंत्रण किया जाए। गवर्निंग बॉडी होगी जो उसको गवर्न करेगी, जो उसको आदेश देगी कि क्या काम करना है, क्या काम आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि ये वास्तव में आया क्यों है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, याद रखना इसका मेन उद्देश्य ही ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले थे, उन मामलों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने आया है। ठीक है, इसका काम क्या है भाई, इसका एम क्या है, कोई भी एक्ट आता है तो किसी एम से तो आता ही होगा। तो एम क्या था, इसका एम था कि भ्रष्टाचार को रोकना है। मेन तो इसका मोटिव ये था कि भ्रष्टाचार को रोकना है, जो कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है, और उसके साथ साथ कंपनी की जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं उनको भी सुधारना है, उसके प्रशासन को भी सुधारना है। ठीक है, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया जाता है। अब बात करें कौन गवर्नर जनरल बनता है, तो याद रखना यहां पर मैंने पहले से इसको आपका लिख कर रखा हुआ है। तो आप याद रखना कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, ये वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, और इसी को आखिरी गवर्नर भी कहा जाता है बंगाल का। क्वेश्चन कैसे ही है, क्वेश्चन अगर पूछ ले लास्ट गवर्नर तो भी आपको वॉरेन हेस्टिंग बताना है, पूछ ले पहला गवर्नर जनरल तो भी आपको वॉरेन हेस्टिंग ही बताना है।
ठीक है। उसके अलावा ये जो गवर्नर जनरल है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि गवर्नर जनरल का जो पद है, ये गवर्नर जनरल का पद बड़ा है क्योंकि ये मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, जो प्रांत हुआ करते थे मद्रास और बॉम्बे, इस पर भी ये पूरी रूप से कंट्रोल करेगा। कौन? गवर्नर जनरल कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट पद यहां पर बनकर आएगा। इसके बाद इसके लिए एक काउंसिल बनाई जाएगी। काउंसिल यानी कि एक परिषद बनाई जाएगी। और परिषद क्यों बनाई जाती है? क्योंकि भाई परिषद का काम है सहायता प्रोवाइड करना। सहायता यानी कि असिस्ट करना। किसको असिस्ट करेगी? भाई गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। गवर्नर जनरल तीन प्रांतों को अकेला थोड़ी देख लेगा, उसके लिए गवर्नर जनरल के लिए काउंसिल तो बनाई जाएगी। तो उस काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? तो याद रखना, उस काउंसिल में मेंबर होंगे कितने? 4 मेंबर। और इनका सबका काम है गवर्नर जनरल की मदद करना। ठीक है। उसके अलावा गवर्नर जनरल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कास्टिंग वोट्स राइट आएगा। कास्टिंग वोट राइट वो तब इस्तेमाल कर सकता है जब सपोज करो पार्टी, दो पार्टी हैं, एक पार्टी 1 एक पार्टी 2, और दोनों के बीच में मत डाले गए और मत जो है वो टाई हो गए। ठीक है, यानी कि जो वोट डली वो दोनों के बीच में ड्रॉ हो गया, तो उस केस में गवर्नर जनरल अपना एक इंपॉर्टेंट वोट जिसको भी दे देगा वो पार्टी को विजेता मान लिया जाएगा। यानी कि इसके पास अधिकार है कि ये वोट को कास्ट कर सकता है इन केस ऑफ टाई। ठीक है, जब मत बराबर होगा उस केस में इसके पास राइट है कि अपने वोट को कास्ट कर सकता है। तो ये भी याद रखना, वोटिंग राइट इसके पास आ गया। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि भाई सुप्रीम कोर्ट यहां पर बनती है, और सुप्रीम कोर्ट कहां बनाई जाती है? कलकत्ता में बनाई जाती है। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है, और इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज बनते हैं, भाई बहुत बार पूछा जाता है उस जज का नाम, तो याद रखना जो पहले जज बनते हैं, आप में से आधे से ज्यादा को पता होगा कि पहले जज का नाम क्या था। तो पहले जज जो यहाँ पर बनते हैं उनका नाम होता है एलिजा एम्फे। क्या नाम होता है? एलिजा एम्फे। ठीक है, एलिजा एम्फे को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश भी, मतलब 3 अन्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा, तो टोटल 4 यहाँ पर थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाई गई है? भाई आप खुद बताओ, जब आप किसी पर प्रशासन करोगे, जब आप किसी पर एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, तो कोई ना कोई तो ऐसे भी चीजें होंगी जिसके लिए मतलब उसको सजा भी देनी होगी। तो सजा देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कोर्ट की, न्यायालय की। तो बंगाल में ब्रिटिश कानून लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है, और इसमें भारत में ब्रिटिश नागरिकों के मामलों की सुनवाई होती थी। मतलब भारत के नागरिकों की सुनवाई नहीं, ब्रिटिश नागरिकों के मामलों की सुनवाई यहां पर होने को मिलेगी आपको। ठीक है, फिर भाई एक्ट तो आया ही इसलिए था कि कंपनी पे नियंत्रण कर सके। तो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा सीधा कंपनी के जो मामले हैं उसमें दखल अंदाजी करेगी और उस पर कंट्रोल लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, और कंपनी के जो निदेशक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको निजी व्यापार करने पर पूर्ण रूप से निषेध कर देगी। भाई आप जो कंपनी के जो डायरेक्टर है या कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो कोई और कार्य नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट अपना कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, उस पर पूर्ण रूप से ये प्रतिबंध कर देंगे। उसके अलावा क्या होगा? इसका महत्व क्या है? ये क्यों है इंपॉर्टेंट? भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप की पहली बार यहां शुरुआत देखने को आपको मिलेगी। इससे पहले ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी में, लेकिन ये पहला हस्तक्षेप होगा जिसमें ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट ट्राई करेगी कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया कंपनी पर। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भविष्य के कानून जैसे कि पिट्स एक्ट, अभी मैंने बताया 1784 आएगा, उसकी भी नींव इसी के आधार पर रखी गई है, 1773 के आधार पर रखी गई है। ठीक है, उसके अलावा भाई कुछ कमियां तो जरूर रही होंगी। अब कमियां क्या थी? इसने बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था उसका पूर्ण नियंत्रण जो था वो बंगाल पर तो दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से बॉम्बे और मद्रास पर नहीं दिया गया। उसके अलावा गवर्नर जनरल और परिषद के बीच अक्सर विवाद हो जाते थे। भाई काउंसिल कुछ कह रही है, गवर्नर जनरल कुछ कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे, जिसकी वजह से कई बार ये देखने को मिला कि अधिकतर मामलों में इनके आपस में तालमेल ही नहीं था। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। उसके अलावा अब हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, इतना ही हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था। भाई सबसे पहली बात, कौन से साल में पास होता है? तो 1773 में। पहला गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर बंगाल का कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, बात करें काउंसिल मेंबर की, तो कितने काउंसिल मेंबर थे? याद रखना 4 काउंसिल मेंबर थे। ठीक है, और गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग करने का, वोट करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, निर्णायक मत दे सकता था अगर मत कभी भी बराबर स्थिति में होगा तो। न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल लाई गई भाई, सुप्रीम कोर्ट यहां पर एस्टेब्लिश करी जाती है कलकत्ता में, जिसमें ब्रिटिशर्स मामलों की सुनवाई की जाती थी। उद्देश्य क्या था? मैंने बता ही दिया भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण करना ही इसका उद्देश्य था। सिग्निफिकेंस, महत्व क्या था कि ब्रिटिशर्स यहां पर पहली बार
इंडिया पर कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देखो अपनी कितनी सारी चीजें कितनी कम समय में करी। रेगुलेटिंग एक्ट आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। अब जल्दी से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने, और स्क्रीन को पोस्ट करें, आंसर मुझे जरूर बताएं। आपसे कहा गया है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके मामलों को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए पारित किया गया था। भाई इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के क्या समझा रहे हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया ही इसलिए था क्योंकि वो कंट्रोल किस पे करना चाहता था भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। किस पे करना चाहता था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर वो कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए तो वो आया था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बताओ इसका आंसर देना क्या हार्ड होगा? आप सीधा कहोगे भाई वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अगर मैं आपसे पूछूं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो भाई याद रखना रॉबर्ट क्लाइव जो फर्स्ट गवर्नर बना था बंगाल का, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बाद ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन स्टार्ट किया था करना। ठीक है, आपको पता है ना प्लासी का निर्णायक युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्लासी के बाद अंग्रेजों में तो ताकत आई थी कि भाई हम व्यापार के साथ साथ हम तो प्रशासन भी कर सकते हैं। और वो पूरी चीजें कब कंप्लीट हो गई भाई, जब बक्सर का युद्ध हो गया, उसके बाद तो इन्होंने पूर्ण रूप से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर किसको बनाया गया बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव को ही बनाया गया था, और 2 बार बना था क्लाइव। ठीक है, ये भी याद रखना, ये बक्सर के समय भी आया था, इलाहाबाद की संधि भी इसी ने करवाई थी। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा आगे बात करें, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी कि भाई आपका पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग। समय की बात करें 1773 से 1785 तक रहता है, 12 साल तक गवर्नर जनरल के पद पर बना रहता है। ठीक है, इसको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडर भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाएगा क्योंकि भाई जो बंदा भाई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ही 1773 से स्टार्ट है, और यही पहला गवर्नर जनरल बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसको फाउंडर कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो डेफिनेटली कहेंगे इसको फाउंडर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टेब्लिश द गवर्नर जनरल काउंसिल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की, जिसमें शामिल थे कितने मेंबर शामिल थे? तो भाई कितने थे? अभी तो मैंने आपको बताया 4 मेंबर, चिल्ला चिल्ला के हम क्या बता रहे थे, 4 4 4 भाई 4 मेंबर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, तो टोटल कितने थे? 4 मेंबर थे। इसके बाद अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द गवर्नर जनरल हैड ओवरराइडिंग पावर ओवर विच प्रेसिडेंसीज। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ने किन प्रेसिडेंसी पर अधिभावी शक्तियां प्राप्त की थी? पता है आपको भाई कौन कौन सी थी? बॉम्बे और मद्रास। कौन कौन सी थी? बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रांतों की शक्तियां थी वो भी किसके अधीन ला दी थी? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दी थी। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है विच बॉडी वाज एस्टेब्लिश्ड टू सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट। अभी स्टार्टिंग में बताया भाई आपको, मैंने बताया था कि कौन सी बॉडी यहां पर एस्टेब्लिश की गई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को सुपरवाइज करेगी। बताओ भाई, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कहने का मतलब आप जितने क्वेश्चन के आंसर देखोगे सब वही होंगे जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है कि पहले आप बेसिक पूरा करो, फिर आप अपने एमसीक्यू पूरे कर लो। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर थे, जिनको क्यों बनाया गया था? ये पद इसलिए बना था क्योंकि ये गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसके तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस्ड विच जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। भाई ये आपसे कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने किस न्यायिक संस्था की शुरुआत की? भाई न्यायिक संस्था इंपॉर्टेंट यार, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कौन से साल में बनी? 1774 में बनी। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्फे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को और किस नाम से जाना जाता है? क्या पिट्स इंडिया से जाना जाएगा? नहीं। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। क्या चार्टर से जाना जाएगा? भाई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा। भाई सीधा मतलब है ऐसा नियम, ऐसा कानून जो रेगुलेट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ भाई ये लग रहा है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वही रेगुलेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट था। ठीक है, इसके बाद द गवर्नर जनरल अंडर द रेगुलेशन एक्ट वाज एम्पावर्ड टू। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था बताओ? क्या वो लॉ पास कर सकता है पूरे भारत के लिए? पूरे भारत की तो बात ही नहीं की गई थी, सिर्फ 3 प्रेसिडेंसियों पे बात चली थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। क्या वो ब्रिटिश आर्मी को कमांड देगा? नहीं भाई, ये भी कोई ऐसा जिक्र नहीं था। ठीक है, ओवरराइड डिसीजन ऑफ द काउंसिल बाय हिज कास्टिंग वोट।
ये है कास्टिंग वोट, तो मैंने आपको बताया ही था, उसके पास अधिकार था कास्टिंग वोट का। वो कास्टिंग वोट करके यानी कि अपना मत देकर वो किसी भी फैसले को बदल जरूर सकता था। बदल कैसे सकता था कि एक के पक्ष में 50 पड़े, दूसरे के पक्ष में 50 पड़े। अब जिधर भाई वो मुड़ जाएगा ना, वही पक्ष विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो वो ओवरराइड तो कर सकता था, काउंसिल के डिसीजन को पलट तो सकता था अपने वोट देकर। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट कर सकता था नहीं भाई, इतनी पावर नहीं थी उसके पास। ठीक है, उसके बाद द रेगुलेटिंग एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ। रेगुलेटिंग एक्ट ने किस चीज की शुरुआत की है? क्या ब्रिटिशर्स क्राउन का डायरेक्ट रूल आया? नहीं, ब्रिटिशर्स क्राउन का रूल तो 1858 में ही आएगा जब 1857 की क्रांति होगी। क्या ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर? हाँ भाई, ये तो बिल्कुल बात सही लग रही है। इस रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ही क्या था कि ब्रिटिशर पार्लियामेंट्री जो थी उसने स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन लेने का। ठीक है, यही सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका सही आंसर था। बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन भाई नहीं भाई, डिसेंट्रलाइजेशन का कोई मतलब नहीं था। इंडिपेंडेंस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं था, अभी तो आजादी दूर है ना, 47 में आएगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मेरे भाई इसमें से कौन सा फीचर नहीं है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का? अब आप खुद बताओ। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भाई ये तो बात है, गवर्नर जनरल तो था ही। सुप्रीम कोर्ट का गठन होना हुआ था। डायरेक्ट रूल ब्रिटिश क्राउन का आना नहीं भाई, डायरेक्ट रूल 1858 में ही आया है। गवर्नर जनरल ओवरराइड करेगा पावर, हाँ वो बात सही है, ये भी सही है, ओवरराइड करेगा पावर अदर प्रेसिडेंसी पर। बॉम्बे और मद्रास इसी के तो अधीन लाए गए थे। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताओ अब आपने कितने क्वेश्चंस कितने आराम से कर लिए। इसलिए क्वेश्चन के साथ पढ़ना और क्वेश्चन से पहले पढ़ना दोनों में अंतर हो जाता है। अब जब हम पहले रिवीजन करते हुए आए, हमने तुरंत आंसर दे दिए सारी चीजों के। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा वो आपका पेट्स इंडिया एक्ट पर आएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक बार में फिर एक एक वीडियो में दो दो तीन तीन एक्ट लेकर आऊंगा, जिससे जल्दी जल्दी हम इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पूरा करेंगे। फिर हम संविधान सभा की ओर आएंगे, फिर हम संविधान की ओर आएंगे, फिर उसके बाद हम संविधान के भागों को पढ़ेंगे अच्छे से। तो कहने का मतलब है संविधान एक बार में पढ़ो, बार बार मत पढ़ो। ठीक है, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो फिर बेकार है। अगर आप एक ही बार में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दोगे तो मैं लिख कर कहता हूं फिर आप उसके बाद कितनी एग्जाम दे लो, आपका पॉलिटी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाना। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी अपना ध्यान रखें।